गुड मॉर्निंग एवरीवन। आई एम संजय और आप सभी का डैफोडिल कोचिंग क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत। आज का हमारा टॉपिक है नरेशन ऑब्लिक स्पीच, जिसको हम नरेशन बोलते हैं और स्पीच बोलते हैं। ठीक है, नीचे इसके ब्रैकेट में मैंने लिखा है डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट। तो इसका मतलब भी आप समझ चुके हैं कि नरेशन कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। सबसे पहले हम समझने की कोशिश करते हैं कि नरेशन क्या है, स्पीच क्या है। नरेशन और स्पीच जिसकी हम बात कर रहे हैं, नरेशन और स्पीच क्या है। कोई भी व्यक्ति अपनी बात प्रस्तुत करता है, कोई भी व्यक्ति अपना कथन कहता है, तो व्यक्ति के द्वारा जो भी कथन, जो भी स्टेटमेंट, जो भी स्पीच कहा जाता है उसको हम क्या कहते हैं, नरेशन कहते हैं। क्या कहते हैं, नरेशन कहते हैं। हिंदी में हम इसको समझ सकते हैं कथन के नाम से। अर्थात कथन क्या होता है, कही गई बात। कही गई बात यानी कोई भी व्यक्ति कोई भी बात जब कहता है तो इसका मतलब वो होता है, नरेशन होता है। ठीक है, यानी जैसे मैंने कहा आप सभी अच्छे विद्यार्थी हैं, आप हमेशा 2 घंटे पढ़ते हैं, तो मैंने 2 बातें कही है, तो जो ये दोनों ही बातें मेरी क्या है, स्पीच है या नरेशन है। इसके बाद उसके नीचे लिखा हुआ है डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट। डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट। ये जो आज का हमारा जो टॉपिक है, नरेशन टॉपिक है, ये सभी एग्जाम के लिए, जैसे हम फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं या सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं या इससे रिलेटेड एसएससी बैंकिंग की तैयारी कर रहे हैं, तो ये टॉपिक हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और आज के इस टॉपिक में बहुत ही अच्छी ट्रिक्स के साथ हम पढ़ने जा रहे हैं नरेशन, जिसमें हम स्पीचेस को चेंज किस प्रकार से करते हैं। यानी एग्जाम में हमारे पास डायरेक्ट स्पीच आता है, उसको हमें इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करना होता है, या एग्जाम में हमारे पास इनडायरेक्ट स्पीच आता है, उसको हम डायरेक्ट स्पीच में कैसे ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। तो हमारे पास है डायरेक्ट स्पीच एंड इनडायरेक्ट स्पीच। डायरेक्ट स्पीच क्या होता है और इनडायरेक्ट स्पीच क्या होता है, इस चीज को हम इस वीडियो के अंदर हम देखने जा रहे हैं। इस टॉपिक के साथ सबसे पहले हम समझने का प्रयास करते हैं कि हमारा डायरेक्ट स्पीच क्या होता है। जैसे बात करने वाले 2 व्यक्ति हैं, 2 व्यक्तियों का आपस में कन्वर्सेशन हो रहा है, तो वो हमेशा डायरेक्ट स्पीच कहलाता है। यानी मैं आपके साथ कन्वर्सेशन कर रहा हूँ, मैं आपको पढ़ा रहा हूँ या मैं आपके साथ बातचीत कर रहा हूँ, वो हमारे बीच में होने वाला स्पीच होता है डायरेक्ट स्पीच। जो इनडायरेक्ट स्पीच होता है उसको हम कह रहे हैं बैक बाइटिंग। बैक बाइटिंग का मतलब होता है चुगली करना। जितनी भी चुगली करनी होती है, जितनी भी चुगलियां होती है, वो हमारी होती है इनडायरेक्ट स्पीच में। इनडायरेक्ट स्पीच में तो आज हम बात करने वाले हैं उन सभी चुगलियों के बारे में, इनडायरेक्ट स्पीच के बारे में, डायरेक्ट स्पीच एंड इनडायरेक्ट स्पीच। सबसे पहले इसकी डेफिनेशन से पहले मैं आपको प्रैक्टिकली ये बताना चाहता हूं कि डायरेक्ट स्पीच क्या होता है और इनडायरेक्ट स्पीच क्या होता है। तो सबसे पहले जिक्र करते हैं हम डायरेक्ट स्पीच। लुक एट द ब्लैक बोर्ड केयरफुली और ट्राई टू अंडरस्टैंड इजीली। स्टूडेंट्स, मैंने यहाँ पे एक फिगर ड्रॉ की है और आपको इसको जानना है। इसका नाम है जॉन। इसका नाम है जॉन। नीचे मैंने यहाँ पे एक फिगर ड्रॉ की है, इसका नाम है स्टूडेंट एलिसा। 2 मैंने यहाँ पे फिगर नोट की है। पहली फिगर में आप देख सकते हैं कि ये है जॉन है, और दूसरी पिक्चर में आप देख सकते हैं ये है एलिसा। यहाँ पे जॉन है वो एक स्पीकर का रोल प्ले करता है। स्पीकर का मतलब होता है बोलने वाला। जॉन यहाँ पे बोलता है, किसको बोलता है, जॉन यहाँ पे किसको बोलता है, एलिसा को बोलता है। और क्या बोलता है वो उसका क्या होता है, स्पीच होता है।
जब किसी दो व्यक्तियों के बीच में यानी जॉन और एलिसा के बीच में कोई भी कन्वर्सेशन हो रहा है, कोई भी बातचीत हो रही है, एक व्यक्ति बोल रहा है और दूसरा सुन रहा है, विद्यार्थियों ये हमारा होता है डायरेक्ट स्पीच होता है। जैसे जॉन ने एलिसा से कहा, जॉन ने एलिसा से कहा, व्हाट इज योर नेम। जॉन ने एलिसा से क्या कहा, व्हाट इज योर नेम। हम यहाँ पे देखते हैं कि जॉन यहाँ पे बोल रहा है, इसीलिए जॉन को क्या बोलेंगे, स्पीकर बोलेंगे। क्या बोलेंगे, स्पीकर बोलेंगे। या हम स्पीकर के साथ साथ हम इसको बोल सकते हैं रिपोर्टर बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, रिपोर्टर बोल सकते हैं। इसी प्रकार जो स्पीकर की बात सुन रहा है, जो कौन सुन रहा है, एलिसा सुन रही है, तो एलिसा इसकी क्या होगी, लिसनर होगी। एलिसा क्या होगी, लिसनर होगी। जॉन ने बोला, क्या बोला, स्पीच बोला। क्या बोला, स्पीच बोला है। कौन सा स्पीच, प्रत्यक्ष उसके सामने प्रस्तुत किया है, तो वो हमारा डायरेक्ट स्पीच है। जॉन ने एलिसा से पूछा है कि तुम्हारा नाम क्या है, ये तो है हमारा डायरेक्ट स्पीच है। अब बात करते हैं कि उन सभी चुगलियों के बारे में जो इनडायरेक्ट स्पीच है, तो वो देखते हैं कौन से होते हैं। इनडायरेक्ट स्पीच वो होते हैं जब हम किसी वक्ता की बात को सुन लेते हैं और सुनकर उसकी बात को हम किसी दूसरे व्यक्ति के सामने प्रस्तुत कर देते हैं, वो हमारा होता है इनडायरेक्ट स्पीच। फॉर एग्जाम्पल, ये वही एलिसा है जिसने जॉन की बात को सुना। कौन सी बात को सुना, व्हाट इज योर नेम। ये वही एलिसा है जिसने जॉन की बात को सुना और सुनने के बाद इसने अपनी यही बात घर जाके वो अपने मॉम को बता देती है। घर जाके वो अपनी मॉम को बता देती है। ये मॉम है, किन की मॉम है, ये है एलिसा की मॉम है। और घर जाके वो कौन सी बात बताएगी, जो उसने सुनी है। किससे सुनी है, जॉन से सुनी है, कि जॉन ने आज मेरा नाम मुझसे पूछा था। जाके ये कह रही है कि जॉन ने मुझसे मेरा नाम पूछा था। जॉन आस्क्ड मी व्हाट माय नेम वाज। यह एक सेंटेंस मैंने लिखा है जो एक इनडायरेक्ट स्पीच बनकर हमारे सामने आया है। वो कैसे बना है वो हम उसके रूल्स के हिसाब से पढ़ेंगे, लेकिन इसी बात को हम समझने का प्रयास करते हैं कि कोई भी व्यक्ति की बात हम सुनकर उसी बात को अपने शब्दों में किसी दूसरे व्यक्ति के सामने हम प्रस्तुत कर देते हैं, वो हमारा होता है इनडायरेक्ट स्पीच। तो ये था, एलिसा ने घर जाके अपनी मॉम से कहती है कि जॉन ने आज मुझे मेरा नाम पूछा था, तो ये कहलाता है इनडायरेक्ट स्पीच। अब इसके डेफिनेशन की अगर हम बात करते हैं तो मैं आपको बिल्कुल क्लियर करके मैं आपको बताना चाहता हूं कि इसकी डेफिनेशन क्या होगी। डायरेक्ट स्पीच जिसको हम कहते हैं प्रत्यक्ष कथन। क्या कहते हैं, प्रत्यक्ष कथन। हिंदी में इसको कहते हैं प्रत्यक्ष कथन। और प्रत्यक्ष कथन क्या होता है, जब कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति से बात करता है, उसके साथ प्रत्यक्ष रूप से उसके आमने सामने रहकर उसके साथ कन्वर्सेशन करता है, वो उसका डायरेक्ट स्पीच है। क्लियर। इनडायरेक्ट स्पीच है कोई भी व्यक्ति के कथन को, किसी भी व्यक्ति के कथन को जब हम अपने शब्दों में प्रस्तुत कर देते हैं तो वो कहलाता है इनडायरेक्ट स्पीच। और इनडायरेक्ट स्पीच को हम बोलते हैं अप्रत्यक्ष कथन, क्योंकि वो व्यक्ति के द्वारा डायरेक्टली प्रेजेंट नहीं किया जाता है, वो हमेशा इनडायरेक्टली, इसे क्योंकि कथन किसी और का है, प्रस्तुत कोई और कर रहा है, इसीलिए है इनडायरेक्ट स्पीच। अब बात करते हैं डायरेक्ट स्पीच जिसको इंग्लिश में किस प्रकार से राइट किया जाता है। चलो समझने का प्रयास करते हैं। डायरेक्ट स्पीच जिसको इंग्लिश में किस प्रकार से लिखा जाता है वो देखते हैं हम। राम said to me
आई हैव bought a dress for you। मैंने यहाँ पे एक सेंटेंस लिखा है, राम said to me I have bought a dress for you। तो मैंने यहाँ पे राम से शुरू किया और मी तक कॉमा लगाकर सेंटेंस को पॉज कर दिया है, रोक दिया है। उसके बाद में सेंटेंस को वापस बिगिन करते हैं इन्वर्टेड कॉमा के साथ। जो स्टेटमेंट इसके द्वारा कहा गया है, राम ने मेरे से कहा, क्या बात कही, जो उसका नरेशन है, जो उसका स्पीच है वो था आई हैव बॉट ए ड्रेस फॉर यू। मैंने तुम्हारे लिए एक ड्रेस खरीदी है, मैंने तुम्हारे लिए एक ड्रेस खरीदी है, ये उसका स्पीच है। तो आई से शुरू हुआ है और यू तक सेंटेंस को एंड कर दिया है और इस सेंटेंस को कोटेशन के अंदर यानी इन्वर्टेड कोमा में बंद किया जाता है। तो डायरेक्ट स्पीच की पहचान आप याद रख सकते हैं। डायरेक्ट स्पीच में ऐसे सेंटेंस होता है जिसमें दो स्पीचेस होते हैं, दो क्लास होते हैं। पहला क्लास है, इसको हम कह सकते हैं रिपोर्टिंग क्लास। दूसरा, इसको हम दूसरे शब्दों में भी प्रस्तुत कर सकते हैं, इसको हम कहते हैं रिपोर्टिंग वर्ब। ही सेड टू मी, यहाँ पे जो रिपोर्टर है वो अपनी रिपोर्टिंग कर रहा है, इसीलिए ये क्या है, रिपोर्टिंग वर्ब है। क्या है, रिपोर्टिंग वर्ब है। दूसरा हमारा जो क्लास है वो इन्वर्टेड कोमा के अंदर क्या होता है, बंद होता है। उसको हम क्या बोलते हैं, जो आई से लेकर यू तक का जो हमारा क्लास है उसको हम बोलते हैं रिपोर्टेड क्लास। रिपोर्टेड क्लास या बोलते हैं उसको रिपोर्टेड स्पीच। जो भी रिपोर्टर था उसने जो भी स्पीच कहा है वो हमारा कहलाता है रिपोर्टेड स्पीच कहलाता है। तो विद्यार्थियों, हम देखते हैं डायरेक्ट स्पीच के सेंटेंस के अंदर क्या होता है। दो उसके अंदर क्लास होते हैं। पहला क्लास रिपोर्टिंग क्लास होता है, दूसरा होता है वो होता है रिपोर्टेड क्लास। पहले रिपोर्टिंग क्लास को हम रिपोर्टिंग वर्ब के नाम से भी जान सकते हैं, दूसरे रिपोर्टेड क्लास को हम रिपोर्टेड स्पीच के नाम से भी जान सकते हैं। पहला क्लास होगा उसके साथ कोमा लगी होती है और जो दूसरा क्लास होता है उसके साथ इन्वर्टेड कोमास होती है, जो इन्वर्टेड कोमास के अंदर बंद रहता है। प्रत्येक जो यहाँ रिपोर्टिंग वर्ब है, रिपोर्टिंग स्पीच है, इन सब में अपना अपना सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट होता है। जैसे हम बात करते हैं राम ने मुझसे कहा, तो सभी इसके बारे में जानते हैं। कार्य किसने किया है, सब्जेक्ट ने किया है, तो राम हमारा क्या है, सब्जेक्ट है। इसकी रिपोर्टिंग वर्ब क्या है, रिपोर्टिंग वर्ब हमारे पास है सेड। रिपोर्टिंग वर्ब क्या है, सेड है। तो इसके साथ यूज्ड है, प्रीपोजिशन यूज किया गया है और मी इसका क्या है, ऑब्जेक्ट है। मी इसका ऑब्जेक्ट है। इसी प्रकार आगे चलते हैं। रिपोर्टेड स्पीच के अंदर हमारा सब्जेक्ट रहेगा आई। हैव बॉट इसकी वर्ब है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, हैव बॉट। एड्रेस इसका ऑब्जेक्ट है और सेकंड ऑब्जेक्ट क्या है, फॉर यू इसका ऑब्जेक्ट है। ये नाउन है और ये प्रोनाउन का इसका ऑब्जेक्ट रहेगा। ओके, अब ये डायरेक्ट स्पीच होगा। इसी प्रकार से बहुत सारे डायरेक्ट स्पीच हमारे सामने होंगे और उन सभी डायरेक्ट स्पीच को एग्जाम में हमें करना होता है इनडायरेक्ट स्पीच में ट्रांसफॉर्मेशन, इनडायरेक्ट स्पीच में। और कई बार हम ऐसे देखते हैं कि ये जरूरी नहीं होता है कि डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट में ही चेंज करना आए, कई बार इनडायरेक्ट से डायरेक्ट स्पीच में भी चेंज करना आ सकता है। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट स्पीच, यानी डायरेक्ट स्पीच को हम इनडायरेक्ट स्पीच को कैसे इजीली से ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं और परीक्षा में आने वाले क्वेश्चंस को हम आसानी के साथ हल कर सकते हैं। तो आज पढ़ेंगे डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में ट्रांसफॉर्म करने के रूल क्या है। I have
bought a dress for you, इन्वर्टेड कॉमा में रिपोर्टेड स्पीच को बंद किया है, ये हमारा रिपोर्टिंग वर्ब है। इनडायरेक्ट स्पीच में इस प्रकार से चेंज करते हैं। सबसे पहले इसको और आसान बनाने के लिए हम एक पैटर्न काम में लेते हैं। इसको हम पार्ट ऑफ स्पीच के साथ साथ हम इसके एक एक वर्ड का सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट जब हम लिख देते हैं तो हमारे लिए ये आसान रहेगा। कैसे? जैसे राम हमारे पास सब्जेक्ट है, सेड वर्ब है और मी ऑब्जेक्ट है, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। ओके, अब इसको करते हैं इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करते हैं। याद रहे जब हम इनडायरेक्ट स्पीच में इसको चेंज करने जा रहे हैं तो सभी के नीचे ऐसे हम लिखेंगे सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। जो एडवर्ब है उसके स्थान पे एडवर्ब भी लिख देंगे। सबसे पहले हमारा सब्जेक्ट है राम, सब्जेक्ट हमारा है राम है, रिपोर्टिंग वर्ब में आया है, रिपोर्टिंग क्लॉज का ये सब्जेक्ट है राम। तो कभी भी जब हम इसको इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करते हैं तो इसको कभी भी चेंज नहीं किया जाता है। याद रहे जरूरी नहीं है कि यहाँ पे राम लिखा हुआ है तो हमें चेंज नहीं करना है। याद रखना है कि राम हो, श्याम हो, सी हो, दे हो, आई हो, यानी यहाँ पे प्रयुक्त होने वाला कोई भी सब्जेक्ट है। यहाँ पे मान लो हमने राम की जगह दे लिख लिया या राम की जगह सी लिख लिया, तो कोई भी हमारा सब्जेक्ट क्यों ना हो इसको कभी भी चेंज नहीं किया जाता है। तो जब रिपोर्टिंग क्लास के सब्जेक्ट को चेंज नहीं करते हैं, रिपोर्टिंग क्लास के सब्जेक्ट को नहीं करते हैं, जब हम रिपोर्टिंग क्लास के सब्जेक्ट को चेंज नहीं करते हैं तो राम का क्या रह जाएगा? राम। यहां पे जो भी सब्जेक्ट होगा उस सब्जेक्ट को सेम का सेम रख देते हैं। दूसरा है उसके बाद में आने वाली वर्ब। जो हमारी रिपोर्टिंग वर्ब होती है उसको हम किस प्रकार से चेंज करते हैं। बहुत ही अच्छी सी ट्रिक्स मैं आपको बताने जा रहा हूं जिसके कारण आप बिना किसी कंफ्यूजन के आप इसको आसानी के साथ सीख जाएंगे कि ऐसे जो कंफ्यूजिंग वर्ड्स है उसको हम किस प्रकार से यहाँ पे कर सकते हैं। यहाँ लिखा हुआ मैंने सेड टू, तो यहाँ पे प्रीपोजिशन लगा है, से के साथ लगा है। रिपोर्टिंग वर्ब में आप देख सकते हैं जब हमारे पास डायरेक्ट स्पीच में यानी हमारे पास आ जाता है से, क्या आ जाता है? से आ सकता है या आ सकता है सेज आ सकता है। तो हमें इनडायरेक्ट स्पीच में क्या करना होगा? इनडायरेक्ट स्पीच में यदि से और सेज है तो हमें सेम रखना है, से का से रखेंगे और सेज का सेज रखेंगे, से का से रखेंगे और सेज का सेज रखेंगे। ओके, यदि ये प्रेजेंट टेंस के अंदर है, जरूरी नहीं है कि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस में हो, क्योंकि यहाँ पे तो मैंने लिखा है पास्ट टेंस में, तो ये पास्ट टेंस में भी आ सकती है। मान लो यहाँ पे सेड के से के स्थान पे सेड आ जाता है तो क्या हो जाएगा? सेड का सेड हो जाएगा। इसी प्रकार प्रेजेंट में हो गया है और पास्ट में हो गया है, लेकिन जब इसके बाद कई बार हम देखते हैं कि टू प्रीपोजिशन यूज किया जाता है तो किस प्रकार से चेंज करते हैं, यानी से टू आ जाए या सेज टू आ जाए। से टू या सेज टू आ जाता है तो से टू का हम कर देते हैं टेल कर देते हैं और सेज टू का हम कर देते हैं टेल्स कर देते हैं। इसी प्रकार यानी आ जाता है सेड टू आ जाता है तो हम इनडायरेक्ट स्पीच में इसको टोल्ड में कन्वर्ट कर देते हैं। किसमें कर देते हैं? टोल्ड में कर देते हैं। तो बात करते हैं प्रेजेंट टेंस की, बात करते हैं पास्ट टेंस की। सेड टू में भी क्या है? पास्ट टेंस है। इसी प्रकार रिपोर्टिंग वर्ब भी आ सकती है फ्यूचर टेंस में। कैसे? मान लो रिपोर्टिंग वर्ब में हमारे पास क्या है? विल से ऑब्लिक सेल से, विल से ऑब्लिक सेल से आ सकता है
और जो विल से और सेल से रहेगा वो हमारा रहेगा सेम रहेगा। विल से का आपको विल से करना है और सेल से का सेल से करना है। ठीक है, तो ये थी हमारी रिपोर्टिंग वर्ब। और इसको याद रखने की अच्छी सी ट्रिक ये है, वो ये है कि आप ध्यान से देखेंगे सेड के साथ मैंने लगाया है टू लगाया है, तो जिसके साथ टू लगा होता है उसका टी वाली स्पेलिंग करनी है, यानी टेल और टोल्ड करना है। जैसे से और सेज के साथ टू लगा है, नहीं लगा है तो सीधा का सीधा ही लिख दिया बिना कोई चेंज के। नीचे देखते हैं सेड टू लगा है, जी नहीं लगा है तो सीधा लिख दिया है बिना किसी चेंज के। आगे देखते हैं से टू, यस आपकी बात लगा है से टू या सेज टू लगा है तो टी वाली स्पेलिंग टू लग गया, तो टी वाली स्पेलिंग याद रखेंगे और आगे कर देंगे टेल और टेल्स कर देंगे। नेक्स्ट है सेड टू लगा दिया है यानी टू लग गया तो टी वाली स्पेलिंग याद रखेंगे और कर देंगे टोल्ड। नीचे देखते हैं कि विल से टू नहीं लगाया हुआ है तो कोई दिक्कत नहीं है, हम कर देंगे सेम का सेम। ओके, ये थी हमारी रिपोर्टिंग वर्ब और इसी रिपोर्टिंग वर्ब के आधार पे हमारे पास सेंटेंस सेड टू था और सेड टू है वो चेंज होके किस में आ जाता है टोल्ड में, तो राम टोल्ड। ओके क्लियर। नेक्स्ट पढ़ते हैं इसका ऑब्जेक्ट को हम किस प्रकार चेंज करते हैं। सेड टू टोल्ड में चेंज कर दिया राम टोल्ड। याद रहे रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट बहुत सारे सेंटेंस में आपको मिलेगा। रिपोर्टिंग वर्ब में रिपोर्टिंग क्लास के अंदर कोई सब्जेक्ट नहीं है। कई बार हमें ऐसे मिलता है कि रिपोर्टिंग क्लास में ऑब्जेक्ट नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर रिपोर्टिंग क्लास में ऑब्जेक्ट आपको मिल जाता है, जैसे हमारे पास ऑब्जेक्ट प्रयुक्त है मी, तो इस ऑब्जेक्ट को कभी भी चेंज नहीं किया जाता है। तो यानी यहाँ पे भले मी लिखा हो, चाहे मी लिखा हो, चाहे हिम लिखा हो, चाहे हर लिखा हो या देम लिखा हो या यू लिखा हो, यहाँ जो भी ऑब्जेक्ट होता है वो सेम का सेम रखा जाता है। तो यहाँ हमने लिखा है मी। तो हमारा इतने हद तक हमने सेंटेंस को बनाना सीख लिया है, राम टोल्ड मी। अब आगे बढ़ते हैं। आगे जाके हम देखते हैं कि यहाँ पे पहले क्लास के लास्ट में लगाया हुआ है कॉमा लगाया हुआ है और आगे इन्वर्टेड कॉमास के अंदर रिपोर्टेड स्पीच है वो क्लोज्ड है। तो जब हम इन कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा को यहाँ से रिमूव करते हैं, ये जरूरी है, ये कंपलसरी है इनडायरेक्ट स्पीच के अंदर, क्योंकि इनडायरेक्ट स्पीच में कॉमा और इन्वर्टेड कॉमास नहीं होते हैं। इसीलिए हम करते हैं इनको यहाँ से रिमूव करते हैं, जरूरी है। तब इनको जब हम रिमूव करेंगे, इस कॉमा को और इस इन्वर्टेड कॉमास को हम रिमूव करेंगे, तब हमें करना होता है इनको टोचन। क्या करना पड़ता है? टोचन करना पड़ता है। आपने टोचन तो सुना ही है। टोचन कब करते हैं? जब कोई एक साधन खराब हो जाता है और दूसरा साधन वो उससे जोड़ने का काम करता है, तो या रस्से या किसी बैंड की जरूरत होती है, इसीलिए हमें उसको टोचन करना पड़ता है। इसीलिए यहाँ इस दोनों चीजों को हटाकर जब हम दोनों सेंटेंस को जोड़ेंगे तो टोचन यानी कंजक्शन। कंजक्शन संयोजक शब्द दोनों सेंटेंस को या जोड़ने का काम करेगा हमारे पास कंजक्शन। और जब ये सेंटेंस यहाँ से सब्जेक्ट से शुरू हुआ है और कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के बाद यू पे यहाँ पे सेंटेंस पूरा होता है, तो ये सेंटेंस को देखते हैं कि सेंटेंस कौन सा है। साधारण वाक्य है और जब असर्टिव सेंटेंस होता है तो हम जोड़ने का काम करते हैं दैट से। किससे करते हैं? दैट से। हाँ जी, हमारा कंजक्शन या हमारा कनेक्टिव वर्ड्स रहेगा दैट। तो हमने यहाँ से कॉमास और इन्वर्टेड कॉमास को रिमूव किया है और उसके स्थान पे नया कंजक्शन वर्ड हमने यहाँ पे लगाया है दैट। आप सभी याद रखेंगे, असर्टिव सेंटेंस में दोनों क्लासों को जोड़ने का काम करेगा दैट। आगे बढ़ते हैं। दैट के बाद में रिपोर्टेड स्पीच में आते हैं। जो होने वाले रिपोर्टेड स्पीच के अंदर चेंजेस क्या है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और उनको सीखना बहुत ही जरूरी है। आगे हमने देखा है आई लिखा हुआ है। जो रिपोर्टेड स्पीच है उसके सब्जेक्ट में, रिपोर्टेड स्पीच के सब्जेक्ट में दो चीजें मिलेगी।
या तो मिलेगा आपको नाउन मिलेगा या मिलेगा प्रोनाउन मिलेगा। यदि आपको नाउन मिलता है, नाउन यानी किसी का नाम मिलता है, तो हम उसको चेंज नहीं करते हैं, हम उसको नाउन को सैम लिख देते हैं। बात को समझे? मैं आपको बताना चाहता हूं, यहां पे आई के स्थान पे यदि लिखा होता रोहन, यहां पे लिखा होता प्रियंका, तो हम क्या करते, उस नाउन को हम लिखते सैम लिखते, यानी रोहन या प्रियंका, या यहाँ पे किसी भी वस्तु का नाम, नेम ऑफ थिंग्स यहाँ पे लिखा होता, उसको भी हम सैम रखते हैं। यानी कोई भी नाम या किसी नाउन का यहाँ पे जिक्र होता है तो हम उसको कभी चेंज नहीं करते हैं, ठीक है। लेकिन जब बात आती है कि सब्जेक्ट में यदि हमारे पास हो प्रोनाउन, क्या होता है, प्रोनाउन होता है, तो यहाँ पे प्रोनाउन हमेशा चेंज होते हैं। एक बात आपको दिमाग के अंदर फीड करनी है कि रिपोर्टेड स्पीच के अंदर, यहां आएंगे, ये हमारा रिपोर्टेड स्पीच है, और इस रिपोर्टेड स्पीच में आपको कहीं भी प्रोनाउन नजर आते हैं। क्या नजर आते हैं? प्रोनाउन नजर आते हैं। आपको कहीं भी प्रोनाउन नजर आते हैं तो वो सारे के सारे प्रोनाउन अकॉर्डिंग टू द रूल्स है, वो आपको चेंज करने हैं। रूल्स को बताऊंगा मैं, आप समझेंगे, उसके बाद में हम इसको आसानी के साथ चेंज कर सकते हैं। कैसे? तो प्रोनाउन को क्या किया जाता है, चेंज करते हैं। प्रोनाउन को चेंज करते हैं, और प्रोनाउन को चेंज किस प्रकार से किया जाता है। हमारे पास प्रोनाउन है आई, तो प्रोनाउन को हम चेंज करते हैं। फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो प्रोनाउन होते हैं, पर्सनल प्रोनाउन होते हैं, इसमें 3 पर्सन होते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। कितने पर्सन होते हैं? 3 पर्सन होते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। अब हम क्या करते हैं, आप सभी ने एक चीज पढ़ी है, वो पढ़ा है SON, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। इस बात से मतलब क्या है, हमने इसको छोटी कक्षाओं से हमने इसको पढ़ने शुरू किया था, लेकिन फिर भी हमारी जो मिस्टेक्स होती है वो मोस्टली कहाँ होती है, प्रोनाउन को चेंज करने में होती है। तो आज इस क्लास के बाद आप ये भूल जाना कि हम कभी भी कंपटीशन एग्जाम में प्रोनाउन को कभी चेंज करने में मिस्टेक करेंगे, कभी नहीं करेंगे। कैसे? यहाँ फर्स्ट का मतलब आप समझेंगे, फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन। कौन सा पर्सन प्रोनाउन? फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन। फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन कौन सा होता है? आई और वी। फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन कौन सा होता है? आई और वी होता है। सेकंड पर्सन प्रोनाउन क्या होता है? यू होता है। और थर्ड पर्सन प्रोनाउन होता है ही, सी, इट और दे। फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन सब्जेक्ट के अनुसार बदलेंगे। कौन से सब्जेक्ट होगा? रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट होगा। किसका? रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट होगा। यानी फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के हिसाब से बदलेगा। जस्ट हम आते हैं, रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट क्या है? फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है, वो रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट है राम, यानी वो राम के हिसाब से चेंज होगा। आगे बात करते हैं सेकंड पर्सन प्रोनाउन, यानी जो सेकंड पर्सन प्रोनाउन होता है वो हमेशा ऑब्जेक्ट के हिसाब से बदलता है। यानी यू आपको कहीं भी सेंटेंस में आपको मिलता है, वो रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के हिसाब से बदलेगा। रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट क्या है? मी है। यहाँ पे पूरे सेंटेंस में हमने देखा यू मिला है, तो ये यू है वो कैसे चेंज होगा? किसके अनुसार होगा? ऑब्जेक्ट के अनुसार। ऑब्जेक्ट हमारे पास है मी है। वैसे बात करते हैं थर्ड पर्सन प्रोनाउन की। थर्ड पर्सन प्रोनाउन कौन से होते हैं? ना मैं हूं और ना आप है। आप और मेरे दोनों के अलावा जो प्रोनाउन है, जैसे ही है, वह है, सी, इट और दे, ये चारों क्या है? थर्ड पर्सन प्रोनाउन है। और यहां लिखा हुआ है एन। एन से आप क्या समझेंगे? एस से सब्जेक्ट, अ से ऑब्जेक्ट और एन से आप समझेंगे नो चेंज। हाँ जी, नो चेंज कैसे? थर्ड पर्सन प्रोनाउन को चेंज करना ही नहीं है। ये तो बहुत ही अच्छी बात है,
क्योंकि जो चेंज करना होता है वो हमें याद रखना होता है, जो चेंज नहीं करना होता है तो दैट्स क्लियर, थर्ड पर्सन प्रोनाउन चेंज नहीं होते हैं। यानी सेंटेंस में कहीं भी आपको ही, सी, इट और दे और इससे रिलेटेड और कैसे आपको मिल सकते हैं उसको चेंज नहीं करना है। कैसे नहीं करना है? हम एक प्रोनाउन को चेंज करने में हमने एक टेबल क्रिएट किया है और वो टेबल हमारे लिए बहुत ही बेनिफिशियल होगी। वो क्या है देखते हैं। पर्सनल प्रोनाउन की एक टेबल है, जैसे उसमें होता है सब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव केस, पजेसिव केस और पजेसिव एडजेक्टिव। ऑब्लिक प्रोनाउन। रिफ्लेक्सिव। ऐसे एक टेबल होते हैं जिसमें फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन यानी आई एंड वी। आई क्या है? सिंगुलर है और वी क्या है? प्लूरल है। आई है वो सिंगुलर प्रोनाउन है, लेकिन कई बार हम ऐसे देखते हैं कि आई के साथ है वो प्लूरल वर्ब का भी प्रयोग हो जाता है। तो यहाँ पे आपको हेजिटेशन में आने की, कंफ्यूज होने की कोई जरूरत नहीं है। आई को आपको मानना है सिर्फ सिंगुलर प्रोनाउन और वी इसका क्या है? प्लूरल, यानी मैं और मैं का बहुवचन हम। सेकंड पर्सन प्रोनाउन की बात करते हैं यू। यू है वो सिंगुलर भी है और प्लूरल भी है, यानी यू सिंगुलर एंड प्लूरल। किसी एक व्यक्ति के लिए भी हम यू वर्ड को काम में ले सकते हैं और बहुत सारों के लिए भी हम क्या काम में ले सकते हैं? यू ले सकते हैं, लेकिन यू के साथ हमेशा वर्ब हमेशा प्लूरल ही आती है। इसके बाद बात करते हैं थर्ड पर्सन प्रोनाउन, यानी ही। आप जानते हैं ही है वो सिंगुलर है, सी भी सिंगुलर है, इट भी सिंगुलर है और इन तीनों का प्लूरल हमारे पास है वो है दे। अब इनका केस यानी सब्जेक्टिव केस का मतलब है कर्ता कारक, क्योंकि आई, वी, यू, ही, सी, इट, दे ये किसी भी सेंटेंस में हमेशा एक सब्जेक्ट के रूप में ही आते हैं। ठीक है। इसी प्रकार ऑब्जेक्टिव केस की बात करते हैं तो ऑब्जेक्टिव केस आई का हो जाएगा मी। क्या हो जाएगा? मी हो जाएगा। वी का हो जाएगा अस, यू का यू, ही का हिम, हर, इट और देम। इसी प्रकार पजेसिव केस की बात करते हैं तो माई, आवर, योर, हिज, हर्स, हर, इट और देयर। जैसे पजेसिव केस होता है स्टूडेंट्स, इसी प्रकार से एक होता है पजेसिव एडजेक्टिव होता है, जैसे मी का माइन, आवर्स, योर्स, हिज, हर्स, इट्स, और देयर्स। इसके बाद में होता है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। इसको भी हम साथ में पढ़ लेते हैं क्योंकि कई बार इस प्रकार के भी प्रोनाउन आ जाते हैं सेंटेंस में, तो इसको भी चेंज करना पड़ता है। तो वो होते हैं माई का माई सेल्फ, आवर प्लूरल है तो सेल्फ की जगह प्लूरल इसका करेंगे तो सेल्फ, लास्ट में एफ लगा हुआ है, एफ को हटाकर वीईएस जोड़ देते हैं तो सेल्वेज हो जाता है आवर सेल्वेज। योर सेल्फ सिंगुलर में और प्लूरल में हो जाएगा योर सेल्वेज। हिमसेल्फ, हरसेल्फ, इटसेल्फ और देमसेल्व्स। हमने यहाँ पे एक छोटी सी टेबल यहाँ पे क्रिएट किए हैं। सभी विद्यार्थियों से, सभी जो कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनसे मैं ये होप रखता हूँ कि आप इस टेबल को जरूर याद करेंगे, क्योंकि ये टेबल
को आपको क्रिएट करना आना चाहिए, इस टेबल को बनाना आना चाहिए, क्योंकि ये जब टेबल आपकी याद हो जाएगी तो आपके लिए प्रोनाउन चेंज करना बहुत ही आसान हो जाएगा। इससे हमने पढ़ा है यहाँ तक कि हम प्रोनाउन को किस प्रकार से हम चेंज कर सकते हैं। बाकी के रूल्स जिसको हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट चेंज करने जा रहे हैं, यानी इसको भी हम दोबारा पढ़ेंगे और प्रैक्टिकली हम प्रोनाउन को किस प्रकार से हम चेंज कर सकते हैं, साथ में आने वाले वर्ब को किस प्रकार से बदलेंगे, ऑब्जेक्ट किस प्रकार से बदलेंगे, ये आप देखेंगे अगली कक्षा में। धन्यवाद।